पॉलीमर के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके आधार पे इलास्टोमर्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के में अब तक हम लोगों ने ओरिजिन पर बेस्ड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड, केमिकल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिजिकल स्टेट, टैक्टिसिटी, इन सब पे डिस्कशन कर लिया है। और आज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें इलास्टोमर्स यानी रबर, प्लास्टिक्स और फाइबर्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद थर्मल बिहेवियर पर बेस्ड थर्मोप्लास्टिक, कंडक्टेंस और डिग्रेडेशन पर बेस्ड पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा। तो आज डिस्कस करते हैं इलास्टोमर्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। छोटा सा टॉपिक है। ऑन द basis, there are three types of polymers: elastomers, plastics and fibers. So rubber or elastomers. Rubber is a high molecular weight polymer with long flexible chains and weak intermolecular forces. ये एक हाई मॉलिकुलर वेट होती है, चेन क्वाइल्ड होती है, जिसके कारण इसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है और इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। इट कैन बी स्ट्रेच्ड टू 4 to 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इनमें इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और अपने से अपनी ओरिजिनल लेंथ के 4 से 10 टाइम्स तक ये स्ट्रेच हो सकते हैं। इट्स पॉलीमेरिक चेन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड। इस तरह से रबर का एक नेचर होता है, लॉन्ग चेन होती है और वो लॉन्ग चेन इस कॉइल के फॉर्म में होती है, जिसके कारण उनमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है। ऐसे में पॉलीमर्स को इलास्टोमर्स कहा जाता है। वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मॉलिकुलर फोर्स की बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एग्जाम्पल्स आर नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर एंड वल्केनाइज्ड रबर। SBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसे ब्यूना एस भी कहते हैं, कोपॉलीमर में इसे हम लोगों ने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर। NBR नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, जिसे ब्यूना एन भी कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने कोपॉलीमर में पढ़ा था। वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नेचुरल रबर. Natural rubber is harvested mainly in the form of the latex from the rubber tree. और रबर ट्री में कट लगाते हैं तो एक वाइट कलर का विस्कस मटेरियल रिलीज होता है, स्टिकी होता है, कोलॉइडल, मिल्की कोलॉइड जैसा होता है, जिस जो नेचुरल रबर होता है, जिसका केमिकल फार्मूला सिस पॉलीआइसोप्रीन है। नेचुरल रबर इज हार्वेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ द latex from the rubber tree. The latex is a sticky and milky colloid. Latex is the polymer cis polyisoprene. इस कंपाउंड को कहते हैं आइसोप्रीन। IUPAC नेम होगा। सेकेंड कार्बन पे नंबरिंग करने के अंदर से 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एक डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को कहते हैं आइसोप्रीन, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है पॉली आइसोप्रीन, जिसको कहते हैं नेचुरल रबर। और इस पॉली आइसोप्रीन में भी सिस स्ट्रक्चर को नेचुरल रबर कहा जाता है। So this is isoprene 2 methyl 1,3 butadiene and this is cis polyisoprene called as natural rubber. जब ये डबल बॉन्ड टूटती है आइसोप्रीन यूनिट की, तो इन दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चेन को इधर आगे बढ़ाता है और इधर का इलेक्ट्रॉन दूसरे बगल के कार्बन पर फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन पे, जब ये डबल बॉन्ड टूटती है तो यहाँ पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना लगता है, जो ये शो कर रहे हैं, और इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो चेन को और आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से एक आइसोप्रीन यूनिट CH2 CH डबल बॉन्ड
CCH3CH2। फिर दूसरी आइसोप्रीन यूनिट CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3CH2, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और पॉली आइसोप्रीन बनता है जिसे नेचुरल रबर कहा जाता है। सेकेंड वन इज सिंथेटिक रबर, जिसे नियोप्रीन भी कहते हैं और पॉली क्लोरोप्रीन कहते हैं। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में डिफरेंस साइड ग्रुप का है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और सिंथेटिक रबर में क्लोरीन एटम लगा होता है, तो इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो इसी तरह से पॉलीमेरिक चेन बनती है और डिफरेंस खाली क्लोरीन एटम का होता है। जहाँ मिथाइल ग्रुप था वहाँ Cl ग्रुप लग जाएगा, क्लोरीन ग्रुप, तो इसको कहेंगे पॉली क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर। और वह 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइइन क्लोरोप्रीन यूनिट कहलाएगी। ये ब्यूटाडाइइन है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। इसके बाद आता है वल्केनाइजेशन एंड वल्केनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर एक सॉफ्ट रबर होता है। इस सॉफ्ट रबर को हार्ड करने के लिए इसमें सल्फर ऐड करके, कार्बन ब्लैक ऐड करके क्रॉस लिंकिंग की जाती है, जिससे उसमें हार्डनिंग आ जाती है। इस तरह से हार्डनिंग प्रोड्यूस करना वल्केनाइजेशन कहलाता है और उससे बनने वाला रबर वल्केनाइज्ड रबर कहलाता है। वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेचुरल रबर हार्ड by cross-linking of polyisoprene chain through sulfur atom. The hard rubber thus formed is called as vulcanized rubber. ये प्रोसीजर दिया है, एक पॉलीआइसोप्रीन चेन नेचुरल रबर की दी हुई है, दूसरी पॉलीआइसोप्रीन चेन नेचुरल रबर की दी हुई है। इसी तरह से याद करने के लिए भी, लिखने के लिए आसान पड़ेगा कि एक पॉलीआइसोप्रीन चेन बनाएंगे, फिर उसका मिरर इमेज जैसा बना लेंगे, उल्टा बिल्कुल पॉलीआइसोप्रीन चेन। और जब इसमें सल्फर ऐड करते हैं तो जो ये डबल बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स टूट जाती हैं। और जब डबल बॉन्ड्स टूटती हैं तो दोनों कार्बन पर, जिन पर पाई बॉन्ड थी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, इसी तरह से दूसरी चेन में इस कार्बन पर और इस कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड से सल्फर एटम ऐड हो जाता है। इस तरह से जो क्रॉस लिंकिंग होती है सल्फर से, इस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन, और बनने वाले रबर को कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर। द हार्डनेस ऑफ द वल्केनाइज्ड रबर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर एडेड। कितना सल्फर ऐड किया गया और कितनी क्रॉस लिंकिंग हुई पॉलीआइसोप्रीन की, इस आधार पर हार्डनिंग और हार्डनेस डिपेंड करती है रबर की। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन एंड रबर इज कॉल्ड एज वल्केनाइज्ड रबर। टायर बनाने में ऐसे रबर का यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स are relatively tough substances with high molecular weight that can be molded in various shapes. तो प्लास्टिक वो मटेरियल होता है जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स रबर से अधिक होता है और इन मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में मोल्ड किया जा सकता है। These are usually much stronger than rubbers due to stronger intermolecular force. इसलिए इनकी स्ट्रेंथ भी, इंटरमोलिकुलर फोर्स रबर से अधिक होती है तो इनकी स्ट्रेंथ भी रबर से अधिक होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। तो ये एक रेंज है, सीरीज है प्लास्टिक्स की, जिनका यूज़ डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने में किया जाता है। टॉयज बनाना है, किचन वेयर बनाना है, टेबल चेयर मोल्डेड आइटम्स बनाने, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और ठंडे करने पर फिर से हार्ड हो जाते हैं। इनको एक शेप से दूसरे शेप में चेंज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक शेप एक्वायर कर लेते हैं और वहाँ रिजिड हो जाते हैं। उसके बाद उसे ठंडा या गर्म करके किसी दूसरे शेप में चेंज नहीं किया जा सकता, रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, रीमोल्डिंग नहीं की जा सकती। उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं।
Fibers are long chain polymers characterized by highly crystalline region resulting mainly from secondary forces like hydrogen bonding. एक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं और इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है चेन का, इसलिए इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अलावा सेकेंडरी फोर्सेस भी काम करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक चेन के बीच दूसरे चेन के बीच एक फोर्स काम करता है जिससे वो बाइंडिंग अच्छी होती है। The intermolecular forces are very strong. They have a much lower elasticity than plastics and elastomers. इनमें इसीलिए इलास्टिसिटी बहुत कम होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। फाइबर्स होते हैं, इनके नेट्स बनाई जा सकती हैं, रोप्स बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल नायलॉन, डेक्रॉन, सिल्क एक्सेट्रा। तो इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेसिस पर पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला रबर इलास्टोमर्स, जो सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। प्लास्टिक्स, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स रबर से अधिक होता है। और तीसरा फाइबर्स, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और ये क्रिस्टलाइन नेचर भी होता है। थैंक यू।